आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी। हाँ, ठीक है राधा, आप ही स्टार्ट करो। ठीक है। मेरा नाम राधा देशकर है। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ और कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक यहाँ से मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। ठीक है, आगे देव शर्मा। जी, नमस्कार मैम। मेरा नाम दिवाकर शर्मा है और मैं भी रामटेक कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से शोध छात्र हूँ। जी, आगे रामचंद्र। नमस्ते मैम। मैं रामचंद्र पांडे दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक का छात्र हूँ। जी, कल्याणी मैम। नमस्ते मैम, मेरा नाम कल्याणी दहकेत है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने मोरारजी देसाई से मास्टर्स सेकेंड ईयर कंप्लीट करा है। जी, स्पेशलाइजेशन क्या था आपका? मेरा योगा ही था, मास्टर्स इन योगा। ओके। निधि मिश्रा जी। नमस्ते मैम, मेरा नाम निधि मिश्रा है। मैं डीयू नॉर्थ कैंपस से मास्टर्स कर रही हूँ, एमपी से हूँ। जी, सुप्रिया मैम। नमो नमः प्रियांशु जी। जी, सभी को नमो नमः। मैं सुप्रिया जोशी, मैं पुणे से हूँ। मैंने मास्टर्स किया है और कवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी रामटेक से मैंने बीएड भी कंप्लीट किया है संस्कृत में। तो अभी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके मैम। अच्चू शास्त्री। जी। मेरा नाम अक्षर वाहिद है और मैं कवि कुलगुरु संस्कृत यूनिवर्सिटी से शास्त्री थर्ड ईयर कर रही हूँ साहित्य में। जी, ठीक है, धन्यवाद सभी को। सभी का स्वागत है। अब आज हम प्रथम पेपर के लिए मैंने आप लोगों को क्लास का टाइमिंग और जो भी डे है वो मैंने आप लोगों को भेज चुके हैं। फिर भी मैं एक बार इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देती हूँ। आप लोगों का फर्स्ट पेपर 6 to 7 PM चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। और आपका सेकंड पेपर यानी कि जिनका योगा है वो भी 8 to 9:30 PM चलेगा, और जिनका संस्कृत है 25 कोड है उनका भी 8 to 9:30 PM चलेगा। ठीक है, तो उसमें टाइम अप एंड डाउन हो सकता है सेकंड पेपर में, क्योंकि शायद योगा वालों का 2 घंटे उनका सिलेबस थोड़ा सा हार्ड है, तो इसलिए उनका 2 घंटे, हमारा भी 25 कोड का भी 2 घंटे हो सकता है। तो आपको 8 से 10 मान के चलना है। ठीक है, तो और आप लोगों से निवेदन है कि जिनके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी नहीं है वो सभी लोग हार्ड कॉपी ले लेंगे, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की भी। मैं क्लास एंड के बाद आपको दोनों सिलेबस भेज दूंगी, दोनों पेपर के। और फर्स्ट पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और लैंग्वेज बॉन्डिंग वहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि किसको हिंदी में कंफर्टेबल है, किसको इंग्लिश में। और आपका संस्कृत का पेपर संस्कृत में ही रहेगा, योगा का आपका पूजा मैम आपको बता देंगी। ठीक है, और किसी का यदि क्लास से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा सभी लोग कि कोई भी ग्रुप में नोटिफिकेशन जाता है तो उस पर रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। इससे हमें ये पता चल जाता है कि आपने वो नोटिफिकेशन देखा है या रीड किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और चलते हैं, हम फर्स्ट पेपर की ओर चलते हैं। तो आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है। सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। जिन लोगों ने डेमो क्लासेस ली होंगी उनको पता होगा। एक सेकेंड।
स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ। ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो भी आपका 10 यूनिट्स में डिवाइड है, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि थ्योरेटिकल पोर्शन मैं पढ़ाऊंगी और जो भी आपका मैथमेटिकल पोर्शन है वो आपको पूजा जी पढ़ाएंगी, ठीक है, पूजा मैम पढ़ाएंगी। तो मेरा फर्स्ट यूनिट का आज हम यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता जिसे बोलते हैं हिंदी में। थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में आपके कौन कौन से पॉइंट्स लगे हुए हैं, उसके बाद हम उसको एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे और साथ ही साथ हम उसका क्वेश्चंस भी लगाएंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें आप कितना भी थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, उसका जब तक आप प्रश्न नहीं लगाएंगे तब तक आपको उसमें नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट फर्स्ट पेपर जो है आपका उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है, थोड़े से आपको एनालिटिकल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा करके पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेस बनाना है और वो बेस बनाने के लिए ही ये नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक बुक भी बता दूंगी, क्वेश्चन उसमें कम से कम 500 से अधिक उसमें क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, तो वो बुक मैं आपको बता दूंगी। वैसे सेट वाइज भी आता है, 30 या 40 सेट का भी आता है, तो उससे भी आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी देखेंगे हम। अभी मैंने इसमें जो क्वेश्चंस डाले हैं वो ही आप लोग करें तो पर्याप्त होगा आप लोगों के लिए। बाकी जैसे जैसे आपकी यूनिट कंप्लीट होती जाएगी, यूनिट वाइज आप लोग क्वेश्चन पेपर लगाते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो टीचिंग एप्टीट्यूड में है आपका, उसमें आपके कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स आती हैं। जैसे शिक्षण की क्या क्या अवधारणाएं हैं, मतलब क्यों हमें शिक्षण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या कितना हमें कौन से लेवल तक शिक्षण का स्तर है, इत्यादि। अब ये देखिए यहाँ पर लेवल ऑफ टीचिंग भी है आपके, तो 3 लेवल लगे हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। और इनके जो संस्थापक है वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें विशेषताएं लगी हैं और मूल अपेक्षाएं भी लगी हुई हैं। सेकंड पॉइंट है आपका लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके यहाँ पे किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं इत्यादि हैं। संज्ञानात्मक तथा व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी यहाँ पर हैं, ठीक है। और इनकी भावात्मक मतलब इमोशनली जो इनके वो होते हैं, क्वेरीज होती हैं या उनके जीवन उपार्जन आदि होते हैं, उसके विषय में भी आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, कंडीशन दे करके कि यदि कोई छात्र ऐसे कर रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इत्यादि करके इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं नेट में, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए, थर्ड पॉइंट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, ठीक है। इसमें आपके टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस आते हैं। मतलब आपके कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं और कौन कौन सी शिक्षक सामग्रियां हैं, कौन कौन सी शिक्षार्थी सहायक सामग्रियां हैं, संस्था कौन कौन सी हैं, इत्यादि इसके अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। हायर उच्च शिक्षा में आपके क्या क्या आते हैं उसको हम देखेंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, एक टीचर सेंटर्ड और एक लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। मतलब टीचर सेंटर्ड कौन कौन सी विधियां हैं और लर्नर सेंटर्ड कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। ये इसमें से एक दो प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ऑफलाइन,
और ऑनलाइन मेथड्स जो हैं वो भी आपके पूछे जाते हैं। स्वयं प्रभा, इनका तो आप अधिकतर ही नाम प्रश्नों में देखते होंगे। मूक्स से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इसमें आपके ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड, ठीक है, ये 3 तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रेडिशनल क्या-क्या है, मॉडर्न क्या-क्या है, आईसीटी क्या-क्या है। वैसे आप लोग आज के जीवन में इन सब चीज़ों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी इसको क्वेश्चन के तौर पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एनटीए क्वेश्चन इस पर पूछता है। ठीक है? फिर उसके बाद है इवोल्यूशन सिस्टम। इवोल्यूशन सिस्टम क्या है? तो इसमें आपका मूल्यांकन देखा जाता है, ठीक है? मूल्यांकन किस तरीके से हम करते हैं, उच्च शिक्षण में कैसे करते हैं, प्राथमिक शिक्षा में कैसे करते हैं, इन दोनों के बेस पर आपका मूल्यांकन इत्यादि से भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? इसमें इनके तत्व और प्रकार भी पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार का इवोल्यूशन होता है, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है परीक्षा में। और उच्च शिक्षा के विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन इत्यादि से भी प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, और ये सीबीसीएस, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ये जो होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये भी आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, मैं फास्ट यदि बोल रही हूँ तो आप लोग बता सकते हैं, मैं फास्ट तो नहीं जा रही? सभी को क्लियर हो रहा है ना? नहीं दीदी, ठीक है। बाकी लोग? मैम हेलो मैम। जी हेलो मैम, ये क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो? जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ओके, थैंक्स मैम। ओके ओके। बाकी लोग तेज तो नहीं बोल रही हूँ, मतलब और स्लो बोलूं? ठीक है मैम, ऑल ओके। ओके, थैंक यू सर। मैम आप ठीक से बोल रहा है, ठीक है मैम। ओके ओके, ओके ओके, थैंक यू सर। आप जिस तरह के बोल रहा है ठीक है, ठीक चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको 5 पॉइंट या 6 पॉइंट जो क्लियर किए, अभी उसमें से फर्स्ट पॉइंट जो है, यानी कि शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य और उनके लेवल, ठीक है, ये 3 चीजें हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शिक्षण की यदि बात करें, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जीवन पर्यंत तो कुछ ना तो कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है? चाहे हम औपचारिक तरीके से सीखें, चाहे हम अनौपचारिक तरीके से सीखें, ठीक है? तो जीवन पर्यंत हम कुछ ना तो कुछ सीखते हैं। बस हमारा जो स्थान है और वो बदलता रहता है, ठीक है? और लेवल जो है वो भी बदलता रहता है। स्थान कैसे बदलता है? जब हम छोटे होते हैं, शिशु अवस्था में होते हैं, तो हम घर पर ही रह कर के चीज़ों को सीखते हैं। माँ-बाप जो भी हमें गाइडेंस देते हैं, उससे हम सीखते हैं। फिर थोड़े से बड़े हुए तो हम स्कूल, कॉलेज जा कर के नियमावली, सिलेबस के अकॉर्डिंग सीखते हैं। फिर वहाँ से निकले तो कॉलेज के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस हो जाता है, वो सीखते हैं। फिर उसके बाद यदि हम वृद्धावस्था में भी होते हैं, तो भी हम अपने अनुभवों से कुछ ना तो कुछ सीखते रहते हैं। तो हमारी जो शिक्षण है, वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब इसका कभी समापन नहीं होता। हम आजीवन कुछ ना तो कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा सीखें, चाहे हम अपने जीवन से सीखें या समाज से सीखें। ठीक है? तो ये एक सिंपल सा मतलब एक बेसिक वो है। चलिए, थोड़ा-सा अब हम 30 मतलब किताबों के आधार पे पढ़ लेते हैं। ये तो हाँ, ऐसे ही नॉर्मली मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो शिक्षण शब्द, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो टीचिंग शब्द है, ये कैसा ये अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है? मतलब इंग्लिश में आप इसको टीचिंग बोलते हैं और हिंदी में आप इसको शिक्षण बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात और, फर्स्ट पेपर में शब्दों का थोड़ा-सा हेर-फेर होता है। मतलब शब्द जल्दी समझ में नहीं आते। जैसे अभिक्षमता, अभिव्यक्ति, है ना? इत्यादि शब्दों से आप लोग थोड़े से अभी परिचित नहीं होंगे। जिन लोगों ने बीएड किया होगा, उनको काफ़ी हद तक क्लियर होगा। लेकिन विदाउट बीएड वालों को थोड़ा-सा दिक्कत होता है। तो कोई बात नहीं, इसीलिए हमने इसको बाइलिंगुअल रखा है
कि यदि आपको हिंदी में ना समझ में आए तो आप उसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। ठीक है? तो शब्द का हिंदी रूपांतरण है और शिक्षण से अभिप्राय है सीखना। ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? सीखना। आगे चलते हैं, एक अभिक्षमता शब्द आता है। ठीक है? अभिक्षमता शब्द आपको प्रश्न में बहुत देखने को मिलेगा। तो इसका अर्थ होता है एप्टीट्यूड। ठीक है? मतलब आपके अंदर क्या स्किल है, क्या आप अच्छा कर सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ना तो एक स्किल होती है। कुछ अच्छा लिख सकते हैं, कुछ अच्छा बोल सकते हैं, कुछ अच्छा गा सकते हैं, इत्यादि बहुत सारी स्किल्स होती हैं। हर व्यक्ति के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की स्किल होती है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एप्टीट्यूड से आस है किसी विशेष कार्य को कर सकने की क्षमता है। या ठीक है? इसे योग्यता या टैलेंट भी कहते हैं या स्किल भी बोल सकते हैं। ठीक है? इसके लिए स्किल भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। और आगे कह रहे हैं, अभिक्षमता शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है? आपका जो एप्टीट्यूड है वो शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। ठीक है? अभिक्षमता जन्मजात प्रकृति ही नहीं, ना कि कुछ प्राप्त की गई या सीखी गई चीज है। ठीक है? मतलब इसको हम सीख भी सकते हैं और जन्मजात भी होती है। दोनों तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? आगे, अब इसका इंग्लिश में अर्थ यदि देखा जाए टीचिंग का, तो यहाँ पे बता रहे हैं एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, यानी कि शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया। और यदि इसको हम सामान्य भाषा में देखा जाए तो बोलचाल की भाषा इत्यादि से अर्थ ले सकते हैं। अब इसके दो तरीके से और इसका अर्थ दिया गया है। जैसे, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति जब कम परिपक्व व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव लाता है तो उसे हम शिक्षण कहते हैं। ठीक है? यानी कि जैसे हम लोग मान लीजिए दोस्त भी अगर हम लोग बातें करते हैं, हमें कोई चीज नहीं समझ में आई तो सामने वाला व्यक्ति यदि उस चीज में परिपक्व है, यानी कि अच्छे से उस चीज को जानता है और वो हमें समझा रहा है, और उसके समझाने से यदि हम वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं और हमारे जीवन में बदलाव ला रहा है, तो वो भी एक शिक्षण ही कहलाएगा। ठीक है? भले वो मतलब जो स्कूल, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि उसके लिए कोई स्थान, प्लेस, टाइम या रूल या रेगुलेशन निर्धारित नहीं है। वो आपका कहीं पर भी किया जा सकता है। ठीक है? आगे कह रहे हैं, अधिक ज्ञानी व्यक्ति जब कम ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करता है तो उसे भी शिक्षण कहते हैं। ठीक है? तो ये दो तरीके से आपका डिफाइन किया गया है। आगे आते हैं। अब देखिए, शिक्षण का एक संकुचित अर्थ होता है और व्यापक अर्थ। यदि हम शिक्षण का संकुचित अर्थ लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित रह जाएगा। ठीक है? और अगर हम व्यापक अर्थ लेंगे तो वो हमारे पूरे संपूर्ण जीवन में जो जो चीजें हमने सीखी हैं वो सभी शिक्षण है, इस अर्थ में आ जाएगा। तो ये सिंपल सा अर्थ है, मैंने यहाँ डेफिनेशन दे ली है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे जिसमें जो व्यापक अर्थ है इसमें आपके औपचारिक, अनौपचारिक आदि साधन दोनों ही आएंगे। ठीक है? लेकिन जो आपका संकुचित अर्थ है इसमें आपके स्कूल और कॉलेज रहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इसमें औपचारिक ही आएगा, अनौपचारिक नहीं आएगा। ठीक है? तो ये दो तरीके से शिक्षण का और अर्थ बताया गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है व्यापक अर्थ में ये भी कहा जा सकता है कि ये वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण घटकों से, जैसे पड़ोसी, मित्र, परिवार, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसे भी हम शिक्षण के नाम से जानते हैं। ये आपका व्यापक अर्थ में आ जाएगा। अब आगे आते हैं, उपयुक्त परिभाषाओं तथा विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के मतों का अवलोकन एवं समीक्षा करने के उपरांत शिक्षण की निम्नलिखित धारणा स्पष्ट होती है। अब धारणाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, यही पॉइंट्स आप लोगों को प्रश्न में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा आप एक धारणा उसकी समझ जाएंगे ना कि शिक्षण है क्या,
तो देखिए वैसे आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि शिक्षण क्या है, लेकिन जब प्रश्न आता है तो वो इतना घुमा करके पूछ देते हैं कि वहां पर हमारी लॉजिकल शक्ति भी काम नहीं करती है। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने आवश्यक है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट्स दिया हुआ है, शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आप जो कुछ भी सीखते हो उससे आपके क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, अपने आप ही आ जाता है। जब आप अच्छे हायर लेवल पे जाएंगे, हायर लेवल वाले व्यक्ति से बात कीजिए, उसके शब्दों का चयन बहुत अलग होगा। थोड़े से गहराई वाले शब्द चूज करेंगे या वो अपने व्यक्तिगत अपने व्यवहार में लाएंगे। लेकिन उसी तरीके से आप किसी स्कूली बच्चे से बात करिए तो उसके शब्दों में और हायर एजुकेशन के बच्चे के शब्दों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने अनुभव किया भी होगा। जब हम किसी बड़े व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारे मुंह से ये चीज निकलती भी है कि अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा है ना? तो वो इसीलिए होता है, क्योंकि जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमारे शब्दों का जो चयन है वो अपने आप ही बढ़ जाता है, उसका लेवल ही अपने आप हाई हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद शिक्षण क्या है, तो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण क्या है, उद्देश्य होता है ना। अभी आप यहाँ पर आकर के शिक्षण कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, शिक्षा सीख रहे हैं, तो क्यों, उद्देश्य है ना आपका कि आपको नेट निकालना है, आपको जीआरएफ निकालना है ना, आपको पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो ये उसके लिए मतलब इसीलिए तो आप शिक्षण कर रहे हैं ना। तो ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया। ठीक है, ये समाज से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, आपको समाज में रहना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने पड़ेंगे, है ना, तभी तो आप समाज में अच्छे से रह सकते हैं। व्यवहारिकता, आपके व्यवहार में चेंजमेंट होना चाहिए, है ना। आगे कह रहे हैं शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक से संबंध क्या है, डेवलपमेंट। आप जितना शिक्षित होंगे उतना आपका डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपस में मिलते जुलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लॉजिकल एक्शन यानी कि तार्किक क्रिया। आप जब शिक्षित हो जाते हैं तो आप में तर्क करने की शक्ति आ जाती है। अभी एक अशिक्षित व्यक्ति है, आप उससे कोई प्रश्न पूछेंगे तो वो आपका, आप जो भी बोलोगे वो सीधे सीधे मान जाएगा, वो आपके साथ डिबेट नहीं करेगा, तर्क नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वही पढ़े लिखे व्यक्ति को आप बोलोगे तो आप जैसे ही वो बोल करके जाएगा वैसे ही वो पीछे से बोलेगा अरे मूर्ख बना रहा है, ये ऐसा होता ही नहीं है। तो शिक्षा टीचिंग क्या करती है, आप में लॉजिकल की शक्ति ला देती है, लॉजिक करने की मतलब तर्क करने की शक्ति ला देती है। ठीक है, फिर उसके बाद शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है कि यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको किसी के आमने सामने ही बैठना होगा, है ना, इधर उधर से तो नहीं आएगा, फेस टू फेस प्रोसेस है। दूसरा 7 पॉइंट है आपका प्रेरणात्मक प्रक्रिया। ये आपको मोटिवेशन भी देती है ना, मोटिवेट भी करती है। फिर उसके बाद है शिक्षण एक कुशल निर्देशन, आपको इफेक्टिव डायरेक्शन भी देती है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें गलत सही का तरीका कब हमें पता चलता है, जब हम शिक्षित होते हैं, है ना। आगे बोल रहे हैं त्रिमुखी प्रक्रिया। अब देखिए ये प्रश्न, त्रिमुखी प्रक्रिया से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, ये देखिए हम एक यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल आपको याद करना है। ठीक है, वैसे यहाँ पर अधिकतर लोगों को पता होगा। तो त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए यहाँ पर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों की भूमिका अति आवश्यक है। एक पहला होता है टीचर, ठीक है, जो आपको शिक्षित करता है। दूसरा होता है स्टूडेंट, जो ग्रहण करता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में संबंध बना रहे इसलिए हमारे स्कूल या कॉलेज में सिलेबस डिसाइडेड होता है। ठीक है, क्या होता है, सिलेबस डिसाइडेड होता है। तो त्रिमुखी प्रक्रिया यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, हिंदी में बोले तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, और इसको जब अभी हम लोग चर पढ़ेंगे तो वहां पर ये है भी स्वतंत्र चर और परतंत्र चर और हस्तक्षेप चर, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे भी आगे चल के। तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसको त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, ये 3 तरीके के
लोग यहाँ पे मतलब कंपल्सरी है, होने ही चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए 10वां पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब आप फॉर्मल तरीके से भी सीखते हो और इनफॉर्मल प्रोसेस तरीके से भी सीखते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट यदि लिया हो तो इनको एक बार पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये टर्म्स यदि आपको याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग। अब जो शिक्षण है यानी कि जो आपका सीखने का ढंग है वो भी आपके कुछ प्रकारों में विभाजित है। जैसे एक तंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक में क्या होता है, मतलब उसमें शिक्षक ही प्रधान होता है, शिक्षक जो कह रहा है वही हम मान ले रहे हैं। ठीक है, और ये अधिकतर कहाँ के लिए कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, शिशु के उस ऊपर। ठीक है, जो नर्सरी लेवल पे होते हैं, एलकेजी यूकेजी लेवल पे होते हैं, फर्स्ट क्लास में होते हैं, सेकंड क्लास में होते हैं, इन लेवल तक के बच्चों के लिए एक तंत्रात्मक शिक्षण का ही प्रयोग किया जाता है। एक तंत्रात्मक से क्या है, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे इसका मैंने मीनिंग में लिखा है, शिक्षक का स्थान शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधान माना गया है। ठीक है, यहाँ पे जो जो कुछ भी है, सर्वे सर्वा जो भी है वो शिक्षक होता है। शिक्षक जो भी बोल देगा बच्चा वही याद करेगा। यदि अगर आप जेड फॉर एप्पल बोल रहे हो तो वो जेड फॉर जेब्रा करने तक का तर्क ला ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अवस्था अभी उस तरीके की नहीं है। और यही अगर आप हायर एजुकेशन वाले बच्चे को बोलेंगे कि जेड फॉर एप्पल होता है तो वो आपसे तर्क करेगा, नहीं जेड फॉर एप्पल नहीं होता, जेड फॉर जेब्रा होता है। ठीक है, तो ये जो एक तंत्रात्मक शिक्षण है ये आपका शिशु के लिए होता है और यहाँ पे छात्र का स्थान जो होता है वो गौण होता है। ठीक है, दूसरा है लोकतंत्रात्मक या जनतंत्र शिक्षण। ठीक है, ये शिक्षण प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है और इस शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात आपसे यदि कोई शिक्षक प्रश्न कर रहा है तो छात्र उसको अपना उत्तर दे करके उसे प्रभावित करे, मतलब संतुष्ट करे। ऐसा आपके यहाँ होता है ना, वाइवा होता है, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, तो ये आपकी वही लोकतंत्रात्मक या जनतंत्र शिक्षण के अंतर्गत आपको आता है। ठीक है, तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण जो है, इस प्रकार के शिक्षण करते समय शिक्षक छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। कैसा करता है, मित्रवत व्यवहार, मतलब यानी कि यहाँ पर बेझिझक होकर के स्टूडेंट अपनी बात टीचर्स को रख सकता है कि अगर हम ऐसा करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा टीचर को बता भी सकता है, इतनी उसमें लॉजिकल आ जाती है, मतलब तर्क करने की शक्ति आ जाती है। तो चलिए, अच्छा एक प्रश्न है, हम लोग किस लेवल में आते हैं, एक तंत्रात्मक में, लोकतंत्रात्मक में या हस्तक्षेप रहित शिक्षण में, कोई बताएगा? लोकतंत्रात्मक। हाँ हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हाँ, हस्तक्षेप रहित शिक्षण, क्योंकि जब आप पीएचडी लेवल पे आ जाते हैं तो आपको क्या होता है, वहां पे आपके ऊपर शिक्षक का हस्तक्षेप होता ही नहीं है। शिक्षक आपको सिर्फ सपोर्ट करता है, बाकी जो भी बच्चों का रिएक्शन होता है वो सब खुद का ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए टीचर एक मित्रवत ही हो जाते हैं, क्योंकि आप उनसे आपके कंटेंट शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए शिक्षण प्रक्रिया के चर। ठीक है, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी प्रश्न बनते हैं कि एक कंडीशन दे दी जाएगी आपको नेट में। हाँ देखिए, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया, कभी भी प्रश्न फर्स्ट पेपर में सीधे सीधे नहीं पूछा जाता है, हमेशा कंडीशंस दे करके उसके बाद पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सी कंडीशन है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये 3 पढ़ाए और मैंने आपको कंडीशन दी, बताइए कि हम किस कंडीशन में आते हैं। ठीक है, अब इसी जगह अगर मैं किसी छोटे बच्चे को पूछ देती तो छोटा बच्चा एक तंत्रात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता। ठीक है, और जो मिडिल बच्चे हैं यानी कि मान लीजिए 9th से लेकर के ग्रेजुएशन तक मान लीजिए, तो वो लोकतंत्रात्मक में आते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन दे करके ही एनटीए प्रश्न करता है। तो थोड़ा सा बेसिक आप लोगों का मजबूत तभी होगा जब आप इन चीजों को समझेंगे। यदि किसी को ना क्लियर हो तो आप बीच में ही मेरे को टोक सकते हैं कि मैम मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ, इसका अर्थ एक बार फिर से बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के चर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शिक्षण जो है वो कैसी है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। अभी बताया था ना ट्रायंगल। तो त्रिमुखी प्रक्रिया में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, बताइए कोई। टीचर स्टूडेंट सिलेबस। हाँ, टीचर स्टूडेंट एंड सिलेबस। ठीक है, तो टीचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र होता है, वो आपको जो चाहे वो पढ़ा सकता है। आप कह सकते हो क्या टीचर्स को, नहीं आज ये मत पढ़ाओ ये पढ़ाओ, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, वो स्वतंत्र है, वो आपको शिक्षित करने में स्वतंत्र है। और आप परतंत्र कौन होता है, यानी कि आश्रित कौन होता है, डिपेंडेंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, तो वो छात्र है। ठीक है, छात्र डिपेंड होता है टीचर पर कि वो हमें पढ़ाए। ठीक है, परंतु इन दोनों में बैलेंस बना रहे इसलिए उसमें तीसरा चर ऐड किया गया जिसका नाम है सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम। तो टीचर भी पाठ्यक्रम से इतर होकर के ना पढ़ाए, इतर होकर के मतलब अतिरिक्त अतिरिक्त ना पढ़ाए, और छात्र भी टीचर को सीमित रखे, यानी कि इतना ही आपको पढ़ाना है। इस तरीके को दोनों को बांधने के लिए जो है वो सिलेबस काम करता है, यानी कि पाठ्यक्रम काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी है कि जब कोई भी कारक शिक्षा के क्षेत्र के शैक्षणिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है तो इसे चर कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बन भी सकता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वर्बल्स कितने हैं, तो 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरफेरेंस। तो इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। और इसमें स्वतंत्र चर कौन है, तो शिक्षक है, आश्रित चर है तो छात्र है, और हस्तक्षेप चर है तो पाठ्यक्रम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शिक्षण के चरों के कार्य, अब इनके कुछ कार्य भी होते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल कंडीशन देकर के समझाऊंगी, फिर उसके बाद यदि किताब वाला लगा तो देंगे, नहीं तो फिर कोई नहीं। चलिए, तो देखते हैं शिक्षण चरों के कार्य क्या है। तो हस्तक्षेप चर के माध्यम से स्वतंत्र चर यानी कि शिक्षक, आश्रित चर यानी कि छात्र, और शिक्षण प्रक्रिया में निम्न कार्य करते हैं। इसके 3 प्रोसेस होते हैं, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन कार्य। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोग इमेजिन कीजिए कि आपकी कहीं पर जॉब लगी एज अ टीचर। ठीक है, टीचर की आपकी जॉब लगी, ये क्लासरूम है आपका, यहाँ पर 10 बच्चे हैं। ठीक है, और 10 बच्चे आपसे क्या है, अपरिचित हैं, ना आप उनको जानते हो ना वो आपको जानते हैं। ठीक है, जैसे आज की भी कक्षा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर सिर्फ 1-2 लोगों को जानती हूँ, बाकी लोग मेरे से अपरिचित हैं, तो मैं नहीं जानती। ठीक है, आपको कितना नॉलेज है मैं ये भी नहीं जानती। तो मैं आपके ऊपर सबसे पहले क्या टेस्ट करूंगी, आप पे निदानात्मक कार्य करूंगी। निदानात्मक कार्य का मतलब ये है कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपकी समस्या का पता लगाऊंगी। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं। ठीक है, आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, और आपके प्रश्न से जो आप उत्तर देंगे उससे मुझे ये पता चलेगा कि किसकी मैथ कमजोर है, किसकी हिस्ट्री कमजोर है, किसकी इंग्लिश कमजोर है, किसकी संस्कृत कमजोर है, इत्यादि। ठीक है, तो इस कार्य को क्या बोलते हैं, निदानात्मक कार्य। यानी कि आप कहीं पर गए और आप बच्चों से अपरिचित हैं और उनके विषय में, उनके ज्ञान के विषय में जानने के लिए आपने वहां पर क्या लिया, एक टेस्ट लिया। ठीक है, और टेस्ट के द्वारा जो समस्या आपको पता लगी वो क्या है, निदानात्मक कार्य।
चलिए, आपने इन 10 बच्चों का टेस्ट लिया। अब इनमें से आपको पता चला कि जो 5 बच्चे हैं, वो संस्कृत में वीक हैं, ठीक है? इनकी समस्या क्या है कि इनको संस्कृत नहीं आती। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? उपचारात्मक। उपचारात्मक में हम क्या करेंगे? इन 5 बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनकी समस्या जो है वो संस्कृत में है और किसी सब्जेक्ट में नहीं है। तो हम इनका उपचार करके यानी कि इनको टीचिंग देंगे, इनको एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे और इनको संस्कृत पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, संस्कृत पढ़ाने के बाद, उपचारात्मक कार्य करने के बाद हम इनका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कैसे करेंगे? जो हमारा ईयरली या छमाही पेपर होते रहते हैं, उस तरीके से हम इनका मूल्यांकन करेंगे। पहले हम इनकी समस्या का पता लगाएंगे, फिर हम उनको पढ़ाएंगे, यानी कि जो भी हमारे सामने समस्या निकल के आई उसको हम हल करेंगे और देन हम उनका एक बार फिर से टेस्ट लेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि उनको अब समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? इस तरीके से आपका यहाँ पर भी होगा। हम पहले अभी आज आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम आपका हर संडे टेस्ट लेंगे और हम आपका मूल्यांकन करेंगे कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है? इतना क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स क्लियर है? निदानात्मक किसे कहते हैं, उपचारात्मक किसे कहते हैं और मूल्यांकन किसे कहते हैं? ये 3 पॉइंट क्लियर है? मैम Yes. वो जी। ठीक है, लेकिन रेमेडियल मतलब जो वीक है, जो स्टूडेंट वीक है उसका पढ़ा के फिर से टेस्ट लेना होगा तो? नहीं, हेलो मूल्यांकन आपका पढ़ाने के बाद जो आपको कितना समझ में आया है उसके लिए एक टेस्ट है, कह सकते हैं। हाँ, हम्म। मतलब वो रेमेडियल मतलब तो उसका रेमेडी देने के लिए, मतलब वो बुझ नहीं पाया, मतलब हाँ ये हाँ, ये होता है कितना ना। समझ पाया, हाँ, कितना समझ पाया उसके लिए ही टेस्ट। अच्छा अच्छा। ठीक है। और असेसमेंट वाला मतलब पूरा सिलेबस खत्म करके वो करना होगा तो? हाँ, असेसमेंट इवोल्यूशन वर्क यानी कि आप ऐसे समझिए ना कि जैसे आपको कोई वर्क दिया गया और उसमें आपको फिर वर्क देने के बाद आपका जो चेक हुआ, कॉपी चेक हुई, तो उसमें जो आपका अंक आए, आपको जो मार्क्स मिले, ग्रेड्स मिले, वही मूल्यांकन है, ऐसे समझ लीजिए। मैम डायग्नोस्टिक बाद मतलब वो सडन टेस्ट लेकर उसका समझ के लिए समझना कैसे, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब लेना ये होगा। है कि आपके अंदर समस्या क्या है, आप किस में कमजोर हो। आप वेद में कमजोर हो, आप व्याकरण में कमजोर हो, आप दर्शन में कमजोर हो, ऐसा अच्छा अच्छा, आपकी मतलब टेस्ट लेना ही समस्या का होगा। पता लगाना। अच्छा, समस्या का पता लगाना। अच्छा, जी, ओके। ठीक है। तो ये प्रश्न जो एनटीए में आते हैं वो भी ऐसे ही आते हैं। आपको कंडीशन दे दी जाएगी कि यदि बच्चे को इस तरीके से शिक्षक ने पढ़ाया और उसका फिर टेस्ट लिया, तो ये किस चर के कार्य के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न बनता है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आगे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा विशेष रूप से यहाँ पर डिफाइन किया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है निदान शब्द। निदान शब्द मतलब होता है कारण, किसी चीज का कारण पता लगाना, आपकी समस्या का पता लगाना, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। फिर निदानात्मक कार्य स्वतंत्र चर यानी कि शिक्षक द्वारा बालकों की शिक्षा संबंधित कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं। तो किसी विशिष्ट विषय में छात्रों की उपलब्धि की कमी, ठीक है, मतलब किस विषय में आपकी क्या कमी है। अध्ययन प्रक्रिया में सुधार लाने संबंधित तथ्यों का पता लगाना। किसी विशिष्ट विषय में पिछड़े हुए छात्रों की पहचान करना। भाषा तथा अन्य विषयों में प्राप्त खामियों का पता लगाना। प्रस्तुति संबंधी कठिनाइयों के निवारण एवं परिस्थितियों में सुधार लाना, इत्यादि ये सब आपके किसमें, निदानात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पाठ्यक्रम संबंधित समस्या का पता लगाना, छात्रों की विषयगत कमजोरी के कारण का पता लगाना,
छात्रों की असफलता का कारण पता लगाना, यदि छात्र बार-बार रिजल्ट में फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसका पता लगाना, आदि शिक्षण संबंधित समस्याओं का पता लगाना इत्यादि, ये सब किसमें है, निदानात्मक में। ठीक है, आगे आते हैं उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल वर्क। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समस्या का पता लग गया कि बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, बच्चों का कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किसमें बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसका हम उपचार करेंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं निदानात्मक प्रक्रिया में जो लक्षण स्तर या कमी शिक्षक को पता चलती है, उन सभी पर नियंत्रण तथा उपचार करने का कार्य शिक्षक उपचारात्मक प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। ये कार्य शिक्षक द्वारा क्लास के अंदर किया जाता है, यानी कि उनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती हैं उनकी। ठीक है, तो ये सब उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। अब आ जाता है लास्ट मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत इस प्रक्रिया में शिक्षक यह देखने का प्रयास करते हैं कि छात्रों में वांछित परिवर्तन हुआ है कि नहीं, यानी कि अब हमने उनकी समस्या का तो पता लगा लिया, उसका उपचार भी कर दिया, अब उनमें परिवर्तन आया है या नहीं, यानी कि रिजल्ट जो आ रहे हैं बच्चों के वो उसमें पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस चीज का पता हम मूल्यांकन में लगाते हैं। तो इसमें कह रहे हैं अगर हुआ है तो कितना हुआ है, यानी कि यदि कोई बच्चे पास हो भी रहे हैं, कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं, तो कितनी हद तक, मतलब कितना लेवल है उनका ये। और मूल्यांकन सदैव शिक्षण उद्देश्य पर निर्भर रहता है। ठीक है, आपके जो शिक्षण का उद्देश्य है उसके आधार पे आपका मूल्यांकन वो करता है। मूल्यांकन के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के प्रविधियों का प्रयोग करते हैं तथा ये पता करने का प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट में वांछित परिवर्तन हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 प्रकार से आप लोगों की डेफिनेशन है। सबसे पहला आपका क्या होता है, निदानात्मक, दूसरा होता है आपका उपचारात्मक और तीसरा होता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अब आते हैं शिक्षा के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तो आपको 3 प्रकार से शिक्षा प्राप्त होती है। कैसे, फॉर्मल, देखिए यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब आप लोग कहेंगे कि अभी तक तो हमने 2 ही पढ़े थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये नॉन फॉर्मल कौन सा आ गया, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा हम एक एग्जांपल दे करके समझाएंगे। तो आपका जो पहले फॉर्मल है यानी कि औपचारिक शिक्षा है, इसके अंतर्गत आपको पता है, एग्जाम्पल कोई बताएगा, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे फॉर्मल एजुकेशन के, 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिए। औपचारिक जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, जो शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन में आपके क्या आ जाएंगे, स्कूल आ गए, कॉलेज आ गए, जिनका आपका नियम भी आधारित होता है और आपकी टाइमिंग भी आधारित होती है। ठीक है, और निरौपचारिक यानी इसमें क्या होता है, इसमें आपका सिलेबस तो होता है, ठीक है, लेकिन इसमें टाइमिंग निर्धारित नहीं होती है। टाइमिंग निर्धारित कैसे नहीं होती है, अभी देखिए, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसका टाइम निर्धारित है कि 6 बजे से 7 बजे तक आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना ही है। ठीक है, इसकी टाइमिंग निर्धारित है। लेकिन अभी ये मैं आपको अगर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी तो उसकी टाइमिंग तो निर्धारित नहीं होगी, आप अपने अकॉर्डिंग जब भी फ्री होंगे आप उस वीडियो को खोल करके पढ़ लेंगे, है ना, तो तब आपकी टाइमिंग निर्धारित नहीं होगी। तो नॉन फॉर्मल में आपके आ जाते हैं डिस्टेंस लर्निंग, जैसे इग्नू है, ठीक है, ओडीएल है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, है ना। तो जितने भी आपके डिस्टेंस है, मतलब जिसमें आपको बाध्यता नहीं है कि आपको इतने टाइम ही पढ़ना है, ऐसी बाध्यता नहीं है, वो आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपके आते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक। तो ये आप किसी से भी सीख सकते हैं, यानी कि आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, या कोई भी, आपको जो भी आजीवन आप सीखते हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस क्लियर है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, क्लियर है सभी को। दीदी अनौपचारिक एक बार बताइए।
अनौपचारिक इनफॉर्मल मतलब आप जो अगल बगल से सीखते हैं या आजीवन सीखते रहते हैं कुछ ना तो कुछ चीजें। अब जैसे आपको पता है कि जैसे मोरंग को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बालू होती है ना, बालू में गाड़ी फिसलती है, ठीक है, हमें ये चीज नहीं पता, लेकिन अगर हम एक बार उस पे गाड़ी चला के ले गए और हमारी गाड़ी फिसल गई, ठीक है, तो वो भी हमने सीखा ना कि गीली बालू पे अगर हम जाएंगे तो वो फिसलन कर सकता है, तो वो अनौपचारिक हो गया, जिसका कोई समय निर्धारित ना हो, जिसकी कोई बाउंडेशन ना हो, जिसमें सिलेबस ना हो, ऐसी चीजें जो हम सीखते हैं वो नॉन इनफॉर्मल में आती है, यानी कि अनौपचारिक में आती है आपकी। ठीक है, हाँ, आजीवन जो हम कुछ ना तो कुछ सीखते रहते हैं, ऐसा। मतलब जो चीजें हम अनुभव के साथ भी सीखते हैं हाँ हाँ हाँ, उनको भी बोल सकते हैं ना। अनुभव के साथ जो सीखते हैं। और इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि फॉर्मल में आपकी टाइम बाउंडेशन होती है और नॉन फॉर्मल में आपकी टाइम बाउंडेशन नहीं होती। ये आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ सकते हो, जैसे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग से जो हम लोग कोर्सेज वगैरह करते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें पेडागोजी मॉडल और एंड्रोगोजी, ठीक है, ये दो मॉडल आते हैं। इसके विषय में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। अच्छा, इसको एक याद करने का एक और तरीका है, जैसे पी, ठीक है, तो पेंडागोजी पी, पी माने होता है पुराना, क्या होता है, पुराना, ओल्ड, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है कि ये ओल्ड मॉडल है, ठीक है, ओल्ड मॉडल से तात्पर्य यहाँ पे है कि ये ओल्ड तरीके से शिक्षण करता है, ठीक है। अब ओल्ड तरीके से कैसे करता है तो ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। इसमें देखिए पहला पॉइंट दिया है कि शिक्षा शास्त्र एक पारंपरिक दृष्टिकोण है, ठीक है, जैसे गुरुकुल परंपरा द्वारा हम पहले पढ़ते थे, ठीक है, तो ये पेंडागोजी मॉडल के अंतर्गत आता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट दिया है, प्रशिक्षक छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री प्रस्तुत करते समय सीखी जाने वाली सामग्री और सीखने की गति को नियंत्रित करता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रशिक्षक होते हैं वो छात्रों को जो पाठ्यक्रम सामग्री प्रस्तुत करते हैं उसमें उसकी जो गति होती है वो नियंत्रित होती है, ठीक है, मतलब अत्यधिक तेज गति से नहीं करते, उसका एक समय होता है, एक अवधि होती है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य नए ज्ञान को प्राप्त करना और याद रखना या नए कौशल सीखना, ये पेंडागोजी मॉडल का उद्देश्य होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसका, शिक्षार्थी सभी सीखने के लिए प्रशिक्षक पर निर्भर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मतलब जो भी सर्वे सर्वा यानी कि प्रधान होता है वो टीचर होता है, ठीक है, जो भी पढ़ाया जाता है कैसे सीखा जाता है उसके लिए शिक्षक पूरी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको सिखाया जाएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर होती है। और यहाँ पे देखिए पांचवा पॉइंट दिया है शिक्षक केंद्रित, और ये जो मॉडल होता है वो कौन सा केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित। अब इसमें प्रश्न बन सकता है कि पेंडागोजी मॉडल कौन से केंद्रित होता है, ऑप्शन आपको दे देगा शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी या कुछ और भी दे देगा, तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एंड्रोगोजी क्या है, तो ये शिक्षार्थी ज्यादातर स्वनिर्देशित होते हैं, मतलब इसमें शिक्षक की कम भूमिका होती है, डेवलप्ड होते हैं, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, और अपने स्वयं के सीखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सेल्फ स्टडी, यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। आगे कह रहे हैं छात्र खोज के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं, साथ ही अपने स्वयं के सीखने की गति को भी निर्धारित करते हैं, मतलब यहाँ पे किस तरीके से उनको पढ़ना है, एक दिन में कितना उनको चैप्टर कंप्लीट करना है, ये वो स्वयं निर्धारित करते हैं, यहाँ पे शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि आपके ऊपर कोई शिक्षक की दबाव नहीं है,
ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है? तो एंड्रोगॉजी आपकी उसमें आती है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे प्रशिक्षक प्रतिभागियों के सीखने की सुविधाएँ प्रदान करते हैं और स्वयं को सीखने और नया ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करके उसकी सहायता करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो भी प्रशिक्षक यानी कि जो भी आपको गाइडेंस देते हैं, वो आपको खुद सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है? जैसे आप लोगों के लिए लाइब्रेरीज़ हैं वगैरह, वहाँ पे बच्चे स्वयं जा कर के पढ़ते हैं, खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है? और स्वयं को सीखने और नया ज्ञान प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। और ये कैसा होता है? ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, यानी कि छात्र केंद्रित होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये पेडागोजी और मॉडल याद कर सकते हो। जैसे पी माने पुराना, यानी कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, शिष्य जो होता था वो पूरी तरीके से गुरु पर निर्भर होता था, गुरु अपने अकॉर्डिंग ही उनको ज्ञान देते थे और सीखने की सामग्री इत्यादि उपलब्ध कराते थे, परंतु एंड्रोगॉजी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे शिक्षार्थी स्वयं मतलब सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा पढ़ाई करता है और अपनी चीजों में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? और ये पेंड्रोगॉजी आपका शिक्षक केंद्रित है और एंड्रोगॉजी आपका छात्र केंद्रित है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है? तो शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। अब टीचिंग की क्या-क्या प्रकृतियां होती हैं, ठीक है? इससे भी पॉइंट से प्रश्न आते हैं, ठीक है? एनटीए में पूछे जाते हैं आपको। तो ये कैसा होता है? गतिशील होता है, मतलब ये रुकता नहीं है। आप कुछ ना तो कुछ सीखते ही रहते हैं ना, तो ये डायनामिक होता है। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, इसमें निरंतरता बनी रहती है। तीसरा, ये शिक्षा सीखने, अनुदेश और प्रशिक्षण से संबंधित होता है। चौथा, स्व संगठन की ओर झुकाव होता है इसका। और शिक्षण के विभिन्न स्तर इसमें शामिल होते हैं। तो अभी हम लोगों ने चर पढ़े थे, आप लोगों को पता याद होंगे, ठीक है? तो उसके बारे में बात कर रहा है। फिर सामाजिक सेवा, आप शिक्षित होते हैं तो आप सामाजिक सेवा की ओर भी जाते हैं। दूसरा, विज्ञान के साथ साथ कला। हाँ, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है नेट में कि शिक्षण जो है वो विज्ञान है या कला है या दोनों है? तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो शिक्षण जो है वो हमारा विज्ञान के साथ-साथ कला भी है, यानी कि दोनों है, ठीक है? 8वां पॉइंट है एक बौद्धिक गतिविधि, ठीक है? ये बौद्धिक गतिविधि भी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी शिक्षण की जो अवधारणाएं हैं यहाँ पर ये कंप्लीट होती हैं। तो अब इसमें कुछ प्रश्न हैं जो कथन और निष्कर्ष के तौर पर आपके पीछे 2023 वगैरह में पूछे गए हैं। तो प्रश्न सभी लोग लगाएंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है? सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए पहला प्रश्न है ये आपका, सभी लोग पढ़िए और ऑप्शन चूज करके चैट बॉक्स में दीजिए। सभी लोग दीजिएगा, आंसर गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन दीजिएगा सभी लोग। सभी लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं। ठीक है, लग रहा है सबको समझ में आ रहा है ना?
तो इसका आंसर है ए। ठीक है, यानी कि दोनों सही हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? शिक्षण और अधिगम का समक्ष स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंध परकर्ता को समझने अवबोध हेतु सामान्यीकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अभिग्रहण पर आधारित होता है। तो हाँ, ठीक है, आप जो भी शिक्षित करते हैं, जो भी अधिगम यानी कि सीखते हैं, देखिए एक अधिगम शब्द आपको मिला है ना, तो जो भी आप सीखते हैं वो सब किस पे होता है? आपके तथ्यात्मक सूचना पे और जीवन के उसके प्रयोग के अधिग्रहण पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरा इसमें कथन क्या दे रहे हैं? शिक्षण और अधिगम का एक विमर्शपूर्ण स्तर होता है जो आलोचनात्मक चिंतन, समस्या विवरण कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित होता है। तो ये भी देखिए, अभी आप लोगों ने पॉइंट्स में पढ़ा था कि शिक्षण जो होता है वो कैसा होता है? आपको चिंतन करने की शक्ति देता है, तर्क करने की शक्ति देता है, समस्या का निवारण करने की शक्ति देता है ना, तो दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए सेकंड प्रश्न करिए। ये थोड़ा सा तर्क वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यदि आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। प्रश्न तो दिख मैम रहा है इंग्लिश ना? में भी नहीं है क्या क्वेश्चन? हाँ सर, मेरे को बाइलिंगुअल मिला नहीं इसका प्रश्न, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी कि बाइलिंगुअल हो। ओके उसके लिए मैम। सॉरी। हाँ, एक्चुअली मैं बाइलिंगुअल ही देती हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में ढूंढा तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने फिर हिंदी इट्स ओके वाले मैम। दिए। हाँ, ओके। ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए। सभी लोग थोड़ा सा जल्दी आंसर दें। वहां पे आप लोगों को रीजनिंग भी करनी होती है, तो समय का थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, क्योंकि वहां पे आपके लिए सिर्फ 30 सेकंड होते हैं करने के लिए। चलिए, तो जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला ही पॉइंट यहाँ पर मिला सकते थे कि जो समाज है, समाज शास्त्र, जाहिर सी बात है कि वो किससे रिलेटेड होगा? समाज से रिलेटेड होगा, है ना? तो इसी से ही आप पहला ही मिला करके आप मिला सकते थे। और मानव विज्ञान आपका किससे संबंधित है? संस्कृति से संबंधित है। और मनोविज्ञान आपका अभिप्रेरणा से प्रेरण से संबंधित है। और प्रबंधन आपका पद्धति से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका मेन था कि समाज शास्त्र को आप समाज से मिला देते, तो अधिकतर लोगों ने शायद ऐसा किया भी है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन देखने में तो परेशानी नहीं हो रही? हाँ, दिख रहा है दीदी। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
चलिए, सभी लोगों ने अलग-अलग उत्तर दिया है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि प्रतिधारणा क्षमता। ठीक है, प्रतिधारण क्षमता क्या होता है? किसी की स्मृति की गुणवत्ता को किसके आधार पर जांचा जा सकता है? ठीक है, ये पूछा है। तो आपकी जो स्मृति है, यानी कि आपकी मेमोरी है, ठीक है, तो उसमें आपकी मेमोरी आपके हम किसके आधार पर नापेंगे? धारणा के आधार पर ही नापेंगे ना। आपकी जैसी धारणाएं हैं, उसी पे ही तो हम आपकी स्मृति मापेंगे। तो यहाँ पे प्रतिधारणा क्षमता यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कथन वाला है। आजकल एनटीए का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कथन वाला और 2 ऑप्शन वाले। यदि आप लोगों ने नेट के पेपर अगर आप लोगों ने ट्राई किए हैं यानी कि दिए हैं, तो आप लोगों को दिखेगा कि उसमें अधिकतर कथन और 2 ऑप्शन वाले प्रश्न बहुत अधिक होते हैं। चलिए सभी लोग कीजिए। चलिए, इसका आंसर है बी। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत हैं? देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है? उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है। अच्छा ये बताइए, उत्तम शिक्षण जो होता है वो औपचारिक होता है, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? क्या जो अनौपचारिक शिक्षण होता है वो गलत होता है? बताइए, ऐसा कर सकते हैं हम? बताइए, हाँ या ना? नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। ठीक है, हम किसी औपचारिक या अनौपचारिक को उत्तम नहीं हम घोषित कर सकते। तो ये ऑलरेडी ही पहले ही गलत हो गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे पूछा है कि शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य कोई भेद नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। शिक्षण माने क्या होता है? सीखना। और प्रशिक्षण माने क्या होता है? सिखाना। तो दोनों में अंतर है ना, सीखना और सिखाना में। आप क्या कर रहे हो? आप सीख रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ? सिखा रही हूँ। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? बताइए। है। है। तो यहाँ पर ये जो पूछा है कि भेद नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब भेद है। तो इस तरीके से ये आपके दोनों गलत हैं और आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए, उसके बाद हम कक्षा समाप्त करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए सभी लोग। देखिए, थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है। आप लोगों ने अभी पढ़ा है पीछे, ऐसा नहीं है कि आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। बस थोड़ा-सा लॉजिक यदि लगाएँगे तो अपने आप आपको क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में आने लगेगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। देखिए, थोड़ा-सा मैं ये प्रश्न समझा देती हूँ, ठीक है? जैसे कह रहा है, एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे पुरुष, महिलाओं, पशुओं, पक्षियों के मध्य भेद कर पाना सीखता है, ठीक है? मतलब ये सब अलग-अलग हैं, कौन पशु है, कौन महिला है, कौन पुरुष है, ये सब अलग-अलग है, ऐसा वो सीखता है। फिर उसके बाद एकल अवधारणा निर्मित करने हेतु इन विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है। यानी कि उनको सामान्य अवस्था में देखने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए।
अरे वाह, अब तो सभी लोगों ने उत्तर दे दिया। चलिए, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कल हम लोग शिक्षण के उद्देश्य पढ़ेंगे। यहाँ तक यदि किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? मतलब सभी को क्लियर है या क्लियर ही नहीं है? हाँ, दीदी, हाँ। रिवीजन करनी हो तो कैसे, मतलब? रिवीजन करने के लिए मैं आप लोगों को एक-एक टॉपिक करके स्लाइड भेज दूँगी, तो आप लोग फिर रिवीजन कर सकते हैं। ओके, हाँ, ठीक है। ठीक है। और बाकी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो समाप्त करते हैं। थैंक यू मैम। जी। मैम, इसमें जो अभी प्रश्नों में हमने देखा जो बहुत प्रकार के शब्द आए थे जो कि काफी कठिन कठिन है, जैसे अधिगम, अ, अभिग्रहण, संप्रेषण इत्यादि। तो इसके विषय में अभी तो हमने पढ़ा नहीं, जो आपने हमें बताया अभी शुरू से अभी तक, तो उसमें तो ये सारे शब्द आए नहीं थे, तो इनकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी? देखिए, संप्रेषण एक अलग अपने आप में यूनिट है, ठीक है? जब अभी हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें संप्रेषण है, तो वहां से आपको प्राप्त होगी। और धीरे धीरे मतलब जो और भी यूनिट्स हैं आपके जैसे क्लियर होंगे ना, वैसे आपकी शब्दावलियां भी क्लियर होंगी। और सबसे मेन बात ये है कि आप जितने ज्यादा प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा आपको नए शब्द मिलेंगे और आपको उनका अर्थ पता चलेगा। तो इस तरीके से भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, आज अभी पहली कक्षा थी तो निराश नहीं होना है। अभी हम और भी इसका रिवीजन करेंगे और भी क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है। जी मैम। हम्म, ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? मैम आज बच्चे इतने ही आए थे क्या क्लास में? जी नहीं, और आए थे, थोड़े से लेफ्ट कर गए। अच्छा।